मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद जो अल्टरनेटिंग करंट नाम का चैप्टर है उसमें ट्रांसफार्मर नाम का एक आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। आपके इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में ट्रांसफार्मर नाम का एक स्पेशल चैप्टर है। ट्रांसफार्मर यानी क्या रहता है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखना चाहिए कि ट्रांसफार्मर यानी इट इज़ अ डिवाइस which converts low alternating voltage at high current into high alternating voltage at low current and vice versa। और इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं आप, ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस which converts low alternating voltage at high current into high alternating voltage at low current and vice versa without changing frequency। विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि इनपुट साइड में अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट जो हमको ऑब्टेन होता दैट इज आल्सो ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में कुछ बातें देखेंगे। पहले ट्रांसफार्मर आमतौर पर आपने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल क्या है, पावर सिस्टम के अंदर जनरेटिंग स्टेशंस पे, उसके बाद ट्रांसमिशन स्टेशंस में और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो गली के नुक्कड़ पर होते हैं वहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि परली वैजनाथ है राजा, परली वैजनाथ है, यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई 11 kV पे। तो होता क्या, दिस 11 kV इज गिवन टू दिस डिवाइस। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है और ये 11 kV इज कन्वर्टेड इनटू 432 kV। ये 432 kV पे कन्वर्ट होता है एंड दिस 432 kV ये ट्रांसफार्मर है। क्या ये ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर ने क्या किया, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट किया। अब ये 432 kV जो परली वैजनाथ से मान लीजिए हरसुल सब स्टेशन पे आया यहाँ पर। अब वो हरसुल सब स्टेशन क्या करता है, इसको अगेन उसको 11 kV में कन्वर्ट करता है। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि जब 11 kV पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी और परली वैजनाथ से आकर हरसुल में आई और उसको वापस 11 kV क्यों किया गया। बहरहाल इट इज़ इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी एट हायर वोल्टेजेस टू रिड्यूस पावर लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड एट हायर वोल्टेजेस, की बात याद रखना। बहरहाल ये 11 kV जब हमारे गली के नुक्कड़ पे आता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम बताइए। बहरहाल ये किराड़पुरा है मान लीजिए या फिर कोई और गली है, यहाँ पर 11 kV इज कन्वर्टेड इनटू 440 वोल्ट 4 वायर सिस्टम। और यहाँ से 440 वोल्ट यानी क्या कि जिसके अंदर नॉर्मली आपने 4 वायर देखे होंगे, कहीं पे 5वीं वायर भी रहती है ऊपर, दैट इज नोन एज लाइटनिंग अरेस्टर। और ये रहते 3 फेजेस R, Y, B एंड इट इज न्यूट्रल। तो हमारे यहाँ एक फेज और न्यूट्रल में से 230 वोल्ट सप्लाई आता है। उसके बाद पड़ोसी के पास आपने देखा होगा किसी वक्त कभी कभी उनकी लाइट चली जाती है, अपनी रहती, उनको 230 वोल्ट। और गली में जो गिरने वाले मामू रहते उनके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर रहती है, उनको तीनों फेज दिए जाते। उनकी जो मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर है। बहरहाल 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन ऑल 3 फेजेस सप्लाई। कभी कभी गिरने वाले का फैन चालू रहता है, ट्यूबलाइट चालू रहती, और हम उसको बोलते, छोटे बच्चे आके बोलते उनके पास, मामू हमारा पिसना डालो ना। तो मामू बोलते कि भाई अभी लाइट नहीं है, और उनका तो ट्यूबलाइट चलते रहता। बहरहाल उनका ट्यूबलाइट एनी वन फेज और न्यूट्रल पर चलते रहता। वहाँ पर जो मोटर है गिरनी को लगी हुई, इट वर्क्स ऑन 3 फेज सप्लाई। तीनों फेज अगर है तो ही वो मोटर चलती है, अदरवाइज नहीं चलती। बहरहाल हमारे आज गुफ्तगू का मौजू ये है, चर्चा का विषय ये है कि इस डिवाइस को क्या कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ये हस्बे ज़रूरत क्या कर रहा है, एज पर रिक्वायरमेंट कभी वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है, वोल्टेज को फिर कम कर दिया इसने। 11 kV बड़ा है, 11,000 वोल्ट है इसका मतलब, और इसका मतलब है 440 वोल्ट। बहरहाल ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स one alternating voltage into another alternating voltage
जब वो वोल्टेज को बढ़ाता है राजा तो करंट को डिक्रीज करता है, वोल्टेज को कम करता है तो करंट को इंक्रीज करता है, वोल्टेज को कम करता है तो करंट को बढ़ाता है। जब उन्हें वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को कम करता है, और वोल्टेज को कम करता है तो सूरत में करंट बढ़ जाता है। इस एतबार से ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which converts low alternating voltage at high current into high alternating voltage at low current and vice versa without changing frequency। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। बहरहाल उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो अब हम देखेंगे। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ आयरन कोर which is made up of rectangular stampings, and these stampings are mounted one over the other in the form of bunch, and these stampings are insulated from each other with the help of insulating material like varnish or resin। बहरहाल ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है राजा, और ऐसी कई स्ट्रिप्स हैं, and these strips are mounted one over the other। आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिप्स अलग अलग साइज के हैं, नहीं, ये एक ही साइज के रेक्टेंगुलर फ्रेम्स है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है, and these strips are mounted one over the other in the form of bunch। आपने कभी वो स्क्रैप की गाड़ी पे देखा होगा या ट्यूबलाइट का चोक देखा होगा आपने, उसको खोलने के बाद जो ई शेप या रेक्टेंगुलर प्लेट्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बंच माउंटेड ओवर वन अदर। ये अखंड लोहे का गोला नहीं रहता है। दिस सॉफ्ट आयरन पीस इज मेड अप ऑफ स्टैम्पिंग्स, and these stampings are mounted one over the other in the form of bunch, and these stampings are insulated from each other with the help of insulating material like varnish or resin। इंसुलेशन है स्ट्रिप्स के बीच में, ये एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए भी काम आता है। बहरहाल आगे हम देखेंगे वो क्या है। तो बहरहाल ये आयरन कोर है और इसके एक लिंक के ऊपर वाइंडिंग इज ऑन, कॉपर वाइंडिंग इज ऑन, वाइंडिंग टू विच सप्लाई इज कनेक्टेड इज नोन एज प्राइमरी वाइंडिंग। इसको बोलते हैं राजा प्राइमरी वाइंडिंग। और मान लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है NP, और इधर दूसरे लिंक के ऊपर वाइंडिंग जो उंड है, मान लीजिए इसके ऊपर लोड कनेक्टेड है, एंड वाइंडिंग टू विच लोड इज कनेक्टेड इज नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग। वाइंडिंग टू विच सप्लाई AC सप्लाई इज कनेक्टेड इज नोन एज प्राइमरी वाइंडिंग। मान लीजिए यहाँ पर हमने सप्लाई कनेक्ट किया, अल्टरनेटिंग सप्लाई है, और यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग है। बेसिक कंस्ट्रक्शन है किसी भी ट्रांसफार्मर का। इसके अंदर एक आयरन कोर रहती, एंड दिस कोर इज मेड अप ऑफ स्टैम्पिंग्स। The stampings are mounted one over the other in the form of bunch, and these stampings are insulated from each other with the help of insulating material like varnish or resin। One arm of the core is wound with this copper winding, and it supply is connected to that winding known as primary winding। Winding to which load is connected is known as secondary winding। मान लीजिए कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो NS है। अब होता क्या राजा, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन को हम बहुत तफसील से अपनी बात हुई कि जब राजा सप्लाई ऑन कर दिया गया, सप्लाई ऑन कर दिया तो इसके अंदर से क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुआ। हमने इस करंट को नाम दिया प्राइमरी करंट। अब हुआ क्या कि प्राइमरी करंट जब इसके अंदर से वाइंडिंग के अंदर से फ्लो हुआ तो होता क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, एंड चूंकि AC सप्लाई है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है, चेंज इन नेचर है। जब वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये प्राइमरी कॉइल या और सेकेंडरी कॉइल दोनों से जब लिंक हो जाती है तो यहाँ पर EMF इंड्यूस होता है। प्राइमरी में जो EMF इंड्यूस हुआ उसको नाम देंगे हम EP, और जो वोल्टेज यहाँ पर है उसको नाम देंगे VP। बहरहाल सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक टू दी सेकेंडरी वाइंडिंग, और नतीजे में क्या हुआ, यहाँ पर जो EMF इंड्यूस हुआ उसको नाम देंगे हम सेकेंडरी EMF, वाइंडिंग EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ उसको नाम देंगे IS। बहरहाल एक चीज़ याद रखना, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ये दोनों वाइंडिंग जो है दे आर मैग्नेटिकली लिंक बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। इनके दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है। वाइंडिंग और कोर के बीच में इंसुलेशन है,
बहरहाल these two windings are not electrically connected, they are isolated electrically but linked magnetically. ये बात याद रखना। बहरहाल जब स्विच ऑन करने के साथ क्या होता है कि प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको नाम देंगे EP इक्वल टू -NP इंटू d∅dt। ये हमने फैराडेज लॉज और लेंज लॉ में बातें पढ़ी थी। तो प्राइमरी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी एंड इट इज गिवन बाय फार्मूला -NP इंटू d∅dt। Similar is the case here. EMF induced in secondary winding is given by formula -NS into d∅dt। बहरहाल ये दो फार्मूले को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा आ चुका होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइम देखो d∅dt सेम है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम है या ज़्यादा, इस डायग्राम में तो ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम है, तो यहाँ पर ES क्या रहेगा, कम रहेगा मुकाबले में EP के। ऐसे ट्रांसफार्मर को जिसके अंदर सेकेंडरी में EMF यानी सेकेंडरी में वोल्टेज कम रहता मुकाबले में प्राइमरी के, सच ट्रांसफार्मर्स आर नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। बहरहाल आगे और बातें होगी। ट्रांसफार्मर के बुनियादी तौर पर दो टाइप्स रहते हैं। एक रहता स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या रहता कि नंबर ऑफ टर्न्स, जो उसका सिंबल मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। दूसरी बात ये होगी कि जब NS इज ग्रेटर देन NP रहेगा, NS इज ग्रेटर देन NP रहेगा, तो ES इज ग्रेटर देन EP, ES इज ग्रेटर देन EP। तीसरी बात उसमें याद रखना कि VS इज ग्रेटर देन VP। और हमने जैसा पहले ही कहा था कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जहां पर वोल्टेज जब बढ़ता है तो करंट डिक्रीज होता है। मतलब सेकेंडरी करंट इज लेस देन, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सेकेंडरी करंट इज लेस देन प्राइमरी करंट। मतलब प्राइमरी करंट बड़ा है रचा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। दूसरी एक बात याद रखना कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी का जो रेशो है राजा, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और इट इज आल्सो नोन एज टर्न्स रेशो। इसको क्या बोलने का, टर्न्स रेशो। तो अब एक बात क्लियर है यहाँ पर कि अगर न्यूमरेटर में जो चीज बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो जाहिर बात है K क्या रहेगा, एक से बड़ा रहेगा। मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो रहता वो ग्रेटर देन 1 रहता। इतनी बातें क्या करना, याद रखना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज दैट ट्रांसफार्मर in which number of turns in secondary are greater than number of turns in primary. Therefore secondary voltage is greater than primary voltage, secondary current is less than primary voltage। ये बात याद रखना। दूसरा ट्रांसफार्मर का एक बेसिक टाइप है, that is known as step down transformer। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सिंबल हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या रहता राजा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर लेस, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में क्या रहते हैं, लेस रहते हैं। मतलब NS इज लेस देन NP, NS इज लेस देन NP रहा तो ES इज लेस देन EP रहेगा। मतलब VS इज लेस देन VP रहेगा। और सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज कम रहता लेकिन करंट ज्यादा रहता, IS इज ग्रेटर देन IP। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम रहेंगे प्राइमरी के मुकाबले में, तो जाहिर बात है ये रेशियो जो है 1 से छोटा रहेगा। जब छोटी आदत को बड़ी आदत से तकसीम करते हैं, जेव्हा लहान संख्येला मोठ्या संख्येने आपण भागतो, तो भागाकार हा 1 पेक्षा कमी असतो। देयरफॉर K इज लेस देन 1। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। इट्स ऑल अबाउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मेरा आपसे बहुत ही सिंपल सवाल है कि ट्रांसफार्मर जो है कभी वोल्टेज को बढ़ाता है, जब वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को कम करता है, और जब वोल्टेज को कम करता है तो करंट को बढ़ाता है। मेरा आपसे एक छोटा सवाल है कि फॉर वेल्डिंग पर्पज वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। करंट हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है वेल्डिंग पर्पज के लिए।
तो आप ट्रांसफार्मर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा? हाँ, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। सही बोले। तो क्यों? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट सेकेंडरी करंट जो है प्राइमरी करंट के मुकाबले में ज़्यादा होता है, एंड वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फॉर वेल्डिंग पर्पस, हेंस वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इन बातों को याद रखना। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, जैसा आइडियल पेंडुलम, आइडियल जहाँ जहाँ हम सुनते हैं, तो ये आइडियल मतलब ख्याली पुला होता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर पावर लॉस जीरो है उसे आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है जिसके अंदर कोई पावर लॉस हो ही ना। हर मशीन के अंदर कुछ न कुछ पावर लॉस होता है। ये बात अलग है कि ट्रांसफार्मर के अंदर पावर लॉस बहुत कम होता है मुकाबले में दीगर मशीन्स के, इसलिए इसकी इफिशियंसी जो है बहुत ज़्यादा होती है। इफिशियंसी मतलब क्या देखेंगे हम। Whereas आइडियल ट्रांसफार्मर इज दैट ट्रांसफार्मर इन विच इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ऐसी मशीन, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर है, उसे कहा जाता है आइडियल ट्रांसफार्मर। इसके अंदर पावर लॉस जो है नहीं होता है, जीरो होता है। बहरहाल अगर इनपुट पावर अगर 10 किलोवाट है तो आउटपुट पावर भी क्या रहेगा? 10 किलोवाट। ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलने का आइडियल ट्रांसफार्मर। बहरहाल पावर का बेसिक इक्वेशन जो है वो EP/IP इज इक्वल टू ES/IS। मान लीजिए हमने इसको ऐसा लिखा, ES/EP इज इक्वल टू IP/IS। इसका मतलब ये होता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज बढ़ते जाएगा, करंट डिक्रीज होगा, जो बात हमने अभी देखी थोड़ी देर पहले। तो दूसरा एक हमने फार्मूला देखा था, ES इज इक्वल टू -NS इंटू d∅dt और EP इक्वल टू -NP d∅dt। अगर हम ये दोनों का रेशो लेंगे रजा तो d∅dt कैंसिल होगा और हमको मिलेगा NS/NP, और ES/EP को हम VS/VP भी लिख सकते हैं। दिस रेशो इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ऐसे रेशो को क्या बोलने का? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और टर्न्स रेशो। दूसरी बात एक याद रखना कि आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर पावर लॉस जीरो होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिकली ऐसी कोई मशीन नहीं होती है इलेक्ट्रिकल मशीन जिसके अंदर पावर लॉस जीरो हो। बहरहाल ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर लॉसेस होते हैं उनकी बात करेंगे। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इधर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। एक लॉस जो होता है कॉपर लॉस। बच्चों, कॉपर लॉस इज दैट लॉस व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ड्रॉ किए थे। जाहिर बात है उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब जब किसी रेजिस्टेंस वाली कॉइल के अंदर से करंट पास होता है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है। दैट लॉस इज नोन एज कॉपर लॉस एंड इट इज गिवन बाय फार्मूला I²R। और एक बात इसमें याद रखना, कॉपर लॉस इज अ वेरिएबल लॉस। अगर एक मशीन है मान लीजिए ट्रांसफार्मर, तो उसके अंदर जो कॉपर लॉस रहेगा वेरिएबल रहेगा। अगर मान लीजिए लोड डबल हो गया तो कॉपर लॉस इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। अगर लोड ट्रिपल हो गया तो कॉपर लॉस इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। अगर लोड इज मेड हाफ तो कॉपर लॉस डिक्रीजेस बाय 1/4 टाइम्स। यहाँ पर स्क्वायर है राजा, क्या है? स्क्वायर है। तो कॉपर लॉस को कॉपर लॉस इसलिए कहा जाता कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है दे आर मेड अप ऑफ कॉपर मटेरियल एंड इट इज गिवन बाय फार्मूला I²R लॉस। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाउअडेज मैन्युफैक्चरर्स आर यूजिंग एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ कॉपर फॉर दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टिल दिस लॉस इज नोन एज कॉपर लॉस। इसको एल्यूमिनियम लॉस नहीं कहा जाता, हालांकि मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं? एल्यूमिनियम का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो लॉस होता है
उसको फ्लक्स लीकेज लॉस कहा जाता है। मेरे सीक्वेंस ऐसे जरूरी नहीं कि आपको यही सीक्वेंस याद रखना है। फ्लक्स लीकेज लॉस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड एंड मैग्नेटिकली कनेक्टेड, मैग्नेटिकली लिंक। सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इज यूज्ड फॉर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। लेकिन होता क्या है कि वो उनका कपलिंग जो है बहुत परफेक्ट नहीं होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का, लिहाजा उसके अंदर जो फ्लक्स लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज लॉस। और फ्लक्स के लॉस होने की वजह से सेकेंडरी के अंदर उतना ये इंड्यूस नहीं होता है जितना होना चाहिए। तीसरा किस्म का जो लॉस है उसको बोलते हैं आयरन लॉस या इसको बोलते हैं कोर लॉस। दिस लॉस टेक्स प्लेस in the core of the transformer and core of the transformer is made up of iron material। और एक बात याद रखना, iron और core loss is a fixed loss, it is a constant loss। अगर चाहे लोड बढ़े चाहे लोड घटे, बहुत ज़्यादा बढ़े या बहुत ज़्यादा कम हो, ऐसी सूरत में भी आयरन और कोर लॉस जो है वो कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसका आयरन लॉस जो है 0.1 किलोवाट है, तो हमेशा तक वो 0.1 किलोवाट ही होता है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगी। आयरन लॉस के दो टाइप से रह जाए, एक है एडी करंट लॉस। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसी आयरन ब्लॉक के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दे स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स एंड दिस पाथ्स लुक लाइक एडीज एंड करंट इज नोन एज एडी करंट। बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई थी अपनी पहले एडी करंट को लेकर। क्या तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आयरन कोर के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है और वो एडी करंट जो है हीट एनर्जी के फॉर्म में पावर को वेस्ट करता है। सच लॉस इज नोन एज एडी करंट लॉस। एडी करंट के पाथ को रिड्यूस करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो आयरन कोर है राजा, इट इज मेड अप ऑफ स्टैंपिंग्स एंड दीज आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए इंसुलेटेड वाइंडिंग का इस्तेमाल होना चाहिए। बहरहाल ये बात बाद में हम और तफसील से देखेंगे। दूसरा एक लॉस होता है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस मतलब क्या कि किसी भी मटेरियल के अंदर ड्यू टू अल्टरनेटिंग सप्लाई कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। जो कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो एनर्जी लॉस होता, दैट इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस। बहरहाल और भी एक लॉस है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस, मैकेनिकल लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ मशीन। अगर जो मशीन है राजा उसका मैकेनिकल वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन की वजह से जो हमिंग नॉइज प्रोड्यूस होता है। बहरहाल ऐसे कई लॉसेस हर मशीन में, उनको बोलते हैं लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ मशीन। तो बेसिक दो लॉसेस है, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। आयरन लॉस के दो टाइप से, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। ये लॉसेस को आपने क्या करना, याद रखना। उसके बाद इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। राजा कोई भी अगर मशीन है तो उसका इफिशियंसी जो रहता, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। जो आउटपुट पावर है उसको मैं लिख रहा हूं आउटपुट पावर, और इनपुट पावर के बजाय मैं लिख रहा हूं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। चूंकि ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस जो है कम है, ये सारे लॉसेस दीगर मशीन्स में भी होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी वहाँ पे और लॉसेस होते हैं। जैसा मोटर में फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है, तो वो लॉसेस इधर ऐड होंगे। जब लॉसेस ऐड होंगे तो इफिशियंसी कम होगी, लेकिन ट्रांसफार्मर में चूंकि लॉसेस कम होते हैं, इफिशियंसी ज़्यादा होती है। आपको एग्जाम में सवाल पूछेगा व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एंड व्हाई इट इज हाई इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इफिशियंसी मतलब क्या राजा, इफिशियंसी मतलब इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस आर लेस, मींस इफिशियंसी इज वेरी हाई। और अगर इसको आप परसेंटेज इफिशियंसी के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। जहाँ तक कि ट्रांसफार्मर का सवाल है, इसके अंदर इफिशियंसी फ्रॉम 90% टू 99%।
इतनी इससे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। बहरहाल इन सारी चीज़ों का आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू अनदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इसको सलीके से अगर बोलना तय हुआ कि ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस which converts low alternating voltage at high current into high alternating voltage at low current and vice versa without changing frequency. मान लीजिए कि उसका प्राइमरी वोल्टेज है 200 वोल्ट and number of turns in its primary are 100, in secondary, and number of turns in primary are 50. Then you are asked to find out secondary voltage. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका फार्मूला रहेगा Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। हमसे कहा गया कि Vs फाइंड कीजिए, तो Vs फाइंड करेंगे राजा। Ns कितना है 100 अपॉन 50 इंटू Vp है 200, बहरहाल 5 20, तो ये रहेगा Vs इज इक्वल टू 400 वोल्ट। बहरहाल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मुझे लगता है यहाँ रुकना चाहिए। बहरहाल हम यहाँ रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बातें आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।